नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूनियन बजट 2021 के बारे में। ये बजट भारत में कोविड 19 महामारी फैलने के बाद देश का पहला बजट था और इसीलिए इससे काफी उम्मीदें थी। क्या इन उम्मीदों पर सरकार खरी उतरी है या नहीं, ये तो आप भी बताइएगा इस वीडियो को देखने के बाद। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आज क्या क्या अनाउंस किया गया बजट में, क्या मेन स्टैटिस्टिक्स थे और कौन सी मेजर स्कीम्स हैं जिनके बारे में सरकार ने घोषणा करी है वाया दिस बजट। अगर आपको इस बजट एनालिसिस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। महिपाल राठौड़ सर्च कीजिए टेलीग्राम पर और वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ हैंडल पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए उपलब्ध है। अगर आप अपने घर के सुरक्षित वातावरण में इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। मोबाइल फोन और कंप्यूटर दोनों पर यह उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए studiiq.com विजिट कीजिए। 2021 का बजट काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि दो तीन कारण हैं। सबसे पहला तो देखो, कोविड 19 महामारी के कारण इकोनॉमी की हालत काफी खराब हो गई थी। उसके बाद पिछले 4 महीने से देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं। एग्रीकल्चर हालांकि परसेंटेज वाइज उतना बड़ा नहीं है जितना सर्विस सेक्टर है, लेकिन जो नंबर ऑफ पीपल उसमें एम्प्लॉयड है उसके कारण एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और इसके कारण सरकार पर यह प्रेशर था कि वो इस बजट के माध्यम से डिलीवर करे। तो यूनियन जनरल बजट जो है वो सरकार के पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, या फिर यूं कहें कि एक ही तीर से कई निशाने लगाने के लिए। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी बात कही थी कि यह बजट हमारे फ्रीडम फाइटर्स के ड्रीम्स को पूरा करेगा और उन्होंने ऐसा भी कहा कि जो पिछले साल में 5-6 पैकेजेस अनाउंस किए थे सरकार ने कोविड 19 के कारण, उनका एक एक्सटेंशन होगा ये बजट। सो इट शुड बी सीन एज अ पार्ट ऑफ द मिनी बजट्स दैट हैव बीन प्रेजेंटेड लास्ट ईयर। आप जानते ही होंगे कि अलग अलग समय पर पैकेजेस लॉन्च किए गए हैं सरकार के द्वारा और उन्हीं का एक एक्सटेंशन इस बजट को माना जाए। एक नवाचार इस साल जो हुआ बजट के प्रेजेंटेशन में वो ये कि पहली बार पेपरलेस बजट प्रेजेंट किया गया। तो ये हमारी वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और इन्होंने हर बार की तरह एक फोल्डर डिस्प्ले किया, लेकिन इस फोल्डर के अंदर इस बार कागज नहीं थे, कोई पुलिंदा नहीं था कागजों का, बल्कि एक टैबलेट था। और पहले इस तरह का एक बैग ले जाया जाता था बजट के लिए और यहीं से ये शब्द आया है बजट। फ्रेंच में इस बैग को, लेदर बैग को कहते थे बुगेट। तो पहले लेदर बैग में ले जाते थे, फिर 2 साल पहले निर्मला जी ने इसको एक लाल रंग के बही खाते टाइप कपड़े में लपेटना शुरू कर दिया और अब फाइनली ये बन गया है एक लाल रंग का बैग जिसमें है एक टैबलेट। तो मुझे तो लगता है कि ये बजट शब्द जो है बुगेट से बना है, तो अब भविष्य में बजट को बजट नहीं टैबलेट कहा जाना चाहिए। एक और नया ट्रेडिशन संभवत शुरू हो चुका है और वो ये कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट प्रेजेंटेशन से पहले, पार्लियामेंट पहुंचने से पहले राष्ट्रपति जी से जाकर मुलाकात करी। और ये मुलाकात एटलीस्ट मेरी नॉलेज में पिछले 10 सालों में तो इस तरह से कोई मुलाकात नहीं होती थी। डायरेक्टली मंत्रालय से निकलकर वित्त मंत्री पार्लियामेंट जाते थे। तो ये एक नया ट्रेडिशन में भी शुरू हो गया है, अगले साल हमें पता चल जाएगा। और इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़े हैं हमारे राष्ट्रपति। ये हैं निर्मला सीतारमण जी जो हमारी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं फॉर फाइनेंस, और ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट अनुराग ठाकुर। इस फोटोग्राफ में जितने भी ये बाकी के लोग खड़े हैं ना, जानते हो ये कौन है? दीज आर ऑल सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो अगर आप आईएएस एग्जाम को क्रैक कर देते हैं तो हो सकता है कि 2050 के बजट में आप यहां पर खड़े हो और राष्ट्रपति और वित्त मंत्री के साथ बजट के प्रेजेंटेशन के लिए आप जाएंगे। निर्मला सीतारमण जी देश की पहली फुल टाइम महिला वित्त मंत्री हैं और इन्होंने आज अपना तीसरा बजट पेश किया है। 2019, 20 और 21 ये इनका तीसरा बजट था। इस बार इनकी जो स्पीच थी वो 112 मिनट लंबी थी। मुझे नहीं लगता कोई एग्जाम में पूछ लेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों लोग इस पर काफी फोकस करते हैं। बस इतना याद रख लेना कि सबसे लंबा भाषण बजट का भी इन्होंने ही दिया था, वो पिछले साल था। 2 घंटे और 42 मिनट वो उनका भाषण चला था, उसके बाद वो बेहोश हो गई थी, 2 पेज बाकी रह गए थे। इस बार इनकी बजट स्पीच थी 1 घंटा 52 मिनट की। अब इस बजट के बड़े बड़े आंकड़े जो हैं वो हम एक बार समझ लेते हैं। बीई का मतलब होता है बजट एस्टिमेट। तो ये वाला कॉलम दर्शाता है कि 2020-21 का जो बजट पिछले साल प्रस्तुत किया गया था उसमें सरकार के क्या अनुमान थे। आरई का मतलब है रिवाइज्ड एस्टिमेट, यानी कि 3 क्वार्टर के जो आंकड़े हमारे पास अभी तक आ चुके हैं उसके बेसिस पर ये साल कैसा जाने वाला है, यानी कि मार्च एंड होगा तब क्या आंकड़े रहने वाले हैं। मोस्टली हमें इस वक्त अंदाजा लग ही जाता है, वो इस कॉलम में पता चलेगा। और बीई 21-22 का मतलब है कि अब 21-22 यानी कि अप्रैल 2021 से मार्च 2022 वाले वित्तीय साल में क्या सरकार के अनुमान है वो इस कॉलम में आपको दिखेंगे। तो देखो, सरकार का एक्सपेंडिचर का अनुमान था 30,42,000 करोड़ का, जो कि बढ़ गया 34,50,000 करोड़ तक पहुंच गया। अगले साल के लिए 34,83,000 करोड़ का इनका एस्टिमेट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 4,12,000 करोड़ था, पहुंचा कितना? 4 लाख
ऑलमोस्ट 40,000 करोड़, और अगले साल के लिए अनुमान है 5,50,000 करोड़। तो यहां पे काफी बड़ा जंप आप देखेंगे, इट्स अ ह्यूज जंप कैपिटल एक्सपेंडिचर में। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा जो आप लोगों को याद रखना चाहिए वो है फिस्कल डेफिसिट का। तो पिछले साल का फिस्कल डेफिसिट टारगेट था 3.5%, लेकिन अब रहेगा वो 9.5% के आसपास। हो सकता है इसमें पॉइंट ऊपर नीचे कुछ हो जाए, जब मार्च के फाइनल आंकड़े आएंगे तब हमें पता चलेगा, लेकिन 10% के आसपास ये आंकड़ा रहने वाला है। और इसके पीछे रीजन आप सभी जानते हैं, कोविड-19 के कारण, लॉकडाउन के कारण जो इकोनॉमी हमारी ठप पड़ी थी कुछ महीनों के लिए, वो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। और अब अगले साल के लिए सरकार का टारगेट है कि इसको 10% से 6.8% पर लाया जाए। तो सरकार ने 2014-15 में कुछ टारगेट्स रखे थे कि 3% से नीचे ले आएंगे, लेकिन अब वो हासिल नहीं होंगे। अब वो टारगेट्स हमने थोड़े से शिफ्ट कर दिए हैं, गोल पोस्ट हमने आगे करके 2025-26 तक कर दिया है कि तब जाके हम उसको 3% के नीचे लाना चाहेंगे। अभी अगले साल तो ये 6.8% ही रहेगा, ऐसा सरकार का अनुमान है। तो जो मैंने आपको यहां पर टेबल में बताया, उन्हीं आंकड़ों को अब यहां चार्ट के रूप में थोड़ा सा विजुअलाइज बेटर कर सकते हो, पिछले साल को कंपेयर कर सकते हो। तो ये है फिस्कल डेफिसिट, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये है हमारा एक्सटर्नल डेट। तो एक्सटर्नल डेट भी आप देखेंगे कि बड़ा है, और ये डेट बढ़ता थोड़ा सा चिंता का कारण हो सकता है हमारी इकोनॉमी के लिए। रेवेन्यू रिसीट्स सरकार को अनुमान था कि 20 लाख करोड़ रुपए रहेंगी, लेकिन वो रही हैं 15 लाख करोड़ रुपए, 15.5 लाख। देखो मैं ना 15,55,153 इस तरह से आंकड़े नहीं बताता हूं, इस पूरे वीडियो में मैं आपको ऐसे ही बताने वाला हूं, 15 लाख, 15.5 लाख, 16 लाख। तो थोड़ा सा जो ये एग्जैक्ट आंकड़े हैं ये आप देख लेना, ये कोई नहीं पूछता है, ये केवल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पर दर्शा रहा हूं। आपको जो चीजें याद रखनी है वो फिस्कल डेफिसिट जैसी चीजें हैं, बिल्कुल सिंपल रेशियोज हैं, वो आपको याद रह जाएंगे, उन नंबर्स में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अब यहां पर अगर लिखा हुआ है 17,88,424, तो मैं इसको बोलूंगा कि लगभग 18 लाख। ओके, कैपिटल रिसीट्स का अनुमान था 10 लाख करोड़ का, जो पहुंच गई है ऑलमोस्ट 19 लाख करोड़ पर, और अगले साल का अनुमान है 16.5 लाख करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर 4.4 लाख करोड़ से बढ़कर 5.5 लाख करोड़ तक पहुंचेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 30,11,000 करोड़ से थोड़ा सा नीचे आकर 29,29,000 करोड़ पर रहेगा। एक खबर सरकार के लिए अच्छी रही कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, एटलीस्ट दिसंबर तक के जो आंकड़े हैं उनमें हमें पता चलता है कि ये कम हुआ है। अगर हम भारतीय इकोनॉमी में विभिन्न सेक्टर्स का शेयर देखें जीवीए में, तो पिछले कई सालों का ट्रेंड फॉलो करते हुए सर्विसेज फिर से टॉप पर रही हैं। जो 2019-20 के फाइनल आंकड़े हमारे पास हैं उनके अनुसार सर्विसेज ऑलमोस्ट 55% के साथ नंबर 1 पर हैं। उसके बाद इंडस्ट्री, और तीसरे नंबर पर है खेती, फॉरेस्ट्री और मछली पालन। तो ये ट्रेंड पिछले कई सालों से चल रहा है और आगे भी यही रहने वाला है कि सर्विसेज का शेयर 50% से तो ऊपर ही रहेगा, उसके नीचे गिरने की अभी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। उसके बाद अगर हम देखें कि सरकार का पैसा आ कहां से रहा है और पैसा जा कहां पे रहा है, तो उसका एक पाई चार्ट अगर हम बनाकर देखें तो सबसे बड़ा शेयर जहां से पैसा आता है वो है बोरोइंग्स का, यानी कि हम लोन लेते हैं, सरकार लोन लेती है और अदर लाइबिलिटीज हैं, वहां से 36% पैसा आता है। सेकंड नंबर पर है जीएसटी, जीएसटी का शेयर 15% हो चुका है। तीसरे नंबर पर आ गया है अब इनकम टैक्स 14% पर। उसके बाद है कॉर्पोरेशन टैक्स 13% पर। तो चाहे आप बाकी सब कुछ याद रखो ना रखो, कम से कम ये जो टॉप 3 हैं उनको ध्यान में रखो, कम से कम जीएसटी का याद रख लो। और कुछ याद नहीं रहता है तो ये ध्यान में रखो कि जीएसटी से कितना टैक्स सरकार को मिल रहा है, 15%। ओके, अब पैसा जा कहां पे रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा है इंटरेस्ट पेमेंट का। जब हम इतना लोन लेते हैं तो ऑब्वियसली उसका ब्याज भी देना पड़ेगा, तो 20% जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट में। उसके बाद सेकंड नंबर पर है जो स्टेट्स को हिस्सा दिया जाता है उनका टैक्सेस और ड्यूटीज में, वो है 16%। तीसरे नंबर पर आती हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स 14% के साथ, और चौथे नंबर पर आती हैं फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर्स, और साथ ही साथ ज्वाइंटली अदर एक्सपेंडिचर है। मेनली आप ये याद रखो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को जा रहा है 14% पैसा और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को जा रहा है 9%। दोनों में फर्क क्या होता है, इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जरूर देखें। डिफेंस को जा रहा है 8% और पेंशन में जा रहा है 5%। तो ये सारे आंकड़े मैं समझता हूं याद रखने थोड़े मुश्किल होंगे, लेकिन आप कुछ इसका निमोनिक बनाकर वैसे याद रख लो कि सबसे ज्यादा किसमें है, तो इंटरेस्ट पेमेंट इज एट नंबर 1, राज्यों का हिस्सा 2 नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर आपको ये याद रखना है फाइनेंस कमीशन। कम से कम टॉप 3 याद रखने की कोशिश जरूर करें, और डिफेंस तो 8% है, इतना सा तो याद रख ही लो। देश में टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो बहुत अच्छी बात है। 2014 में यह आंकड़ा 3.25 करोड़ के आसपास हुआ करता था, जो कि अब पहुंच चुका है 6.5 करोड़ पर, 6.48 करोड़ टू बी स्पेसिफिक। तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो चुका है ये पिछले 6 सालों में जो लोग टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये सभी लोग टैक्स दे रहे हैं,
है ना। टैक्स जरूरी नहीं है कि सब दें, जिनकी इनकम 3 लाख 4 लाख तक है तो उनका टैक्स लायबिलिटी कुछ ज्यादा नहीं बनता है, जीरो भी होता है। तो ये लोग, लेकिन वो हैं जो टैक्स रिटर्न एटलीस्ट फाइल कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एक और अच्छी खबर यह है कि जिन लोगों ने विवाद से विश्वास स्कीम का फायदा उठाया पुराने टैक्स डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, उनकी संख्या 1 लाख को भी क्रॉस कर चुकी है। सरकार के लिए एक और अच्छी खबर यह रही कि जीएसटी कलेक्शंस पिछले 5-6 महीनों से लगातार बढ़ रहे हैं। अगस्त के महीने तक कंपेयर टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जीएसटी कलेक्शन लो थे। ऑब्वियसली अप्रैल में लॉकडाउन था, मई में लॉकडाउन था, तो यहां पर इन 2 महीनों में तो पिछले सालों के कंपैरिजन में काफी लो कलेक्शन था। लेकिन आप देखिए जून जुलाई में गैप काफी कम हो गया और सितंबर ऑनवर्ड्स ये आंकड़ा ऊपर ही जा रहा है। जनवरी 2021 में 1,19,000 करोड़ रुपए का जीएसटी आया है सरकार के पास, विच इज अ रिकॉर्ड। पिछले 3.5 सालों में इतना जीएसटी कलेक्शन कभी नहीं हुआ है जितना जनवरी 2021 के महीने में हुआ, और ये बजट से जस्ट पहले एक अच्छी खबर रही सरकार के लिए। अब भारतीय इकोनॉमी की पिछली 1 साल की हम बात करें तो अप्रैल का महीना जब से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है उसी समय से लॉकडाउन लागू था और इकोनॉमी की हालत काफी खराब हो गई थी अप्रैल मई के महीनों में। लेकिन लॉकडाउन नहीं लगाते तो बीमारी ज्यादा फैलती, तो सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा। लेकिन उस लॉकडाउन के दौरान भी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने यह अभी बताया है कि हमने 27 लाख करोड़ रुपए का टोटल रिलीफ मेजर्स को दिया। 6 बार अलग अलग रिलीफ मेजर्स दिए गए और अब सरकार को उम्मीद है कि ये 2 वैक्सीन आने के बाद और 2-3 और पाइपलाइन में है तो इकोनॉमी में सुधार बहुत तेजी से होगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो स्टिमुलस दिया गया था वो 9% ऑफ द जीडीपी के बराबर था। अगर बाद में आरबीआई का जो स्टिमुलस था उसको भी कंबाइन कर लो तो 15% गवर्नमेंट ने बताया कि इतना स्टिमुलस हमने दिया। और ये स्टिमुलस अलग अलग स्टेप्स में दिया गया था, जैसे आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम था, फिर परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स थे, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए कुछ कुछ स्टेप्स उठाए गए थे, उसके बाद मोरेटोरियम था इंटरेस्ट पेमेंट्स पर। तो ये समय समय पर सरकार ने मेजर्स अनाउंस किए थे। इन सब पर स्टडी आईक्यू ने डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं तो मैं इन सबको अभी यहां पर रिपीट नहीं करने वाला हूं। तो सरकार ने ये कहा है कि ये सारे एक तरह से मिनी बजट थे, क्योंकि हालात ऐसे थे कि हमें मिनी बजट टाइप निकालना पड़ा था हर महीने में या 2 महीने में, तो इस बजट को भी एक उसी का एक्सटेंशन माना जाए। तो ये सारे राहत के जो कदम थे इनको समराइज करके यहां पर लिखा गया है, तो आप चाहें तो इन 2 स्लाइड्स को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट रिफॉर्म्स क्या थे, एमएसएमई के लिए क्या किया गया, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए क्या किया गया, एनर्जी सेक्टर, सोशल सेक्टर और एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में क्या कदम उठाए सरकार ने, ये सभी यहां पर लिखे गए हैं। अब जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ था उसके 2 दिन के अंदर अंदर ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉन्च कर दी गई थी। ये 2.76 लाख करोड़ की थी, इसका टोटल आउटले था उस वक्त। और सरकार ने अभी बजट के साथ कई सारे ग्राफ रिलीज किए हैं जो ये बताते हैं कि कोविड में काफी केसेस आने के बावजूद, भारत में कोविड दुनिया में सबसे सेकंड मोस्ट केसेस हैं, उसके बावजूद हम रिकवरी की तरफ हैं और जो डेथ रेट है वो यहां पर काफी कम है। यानी कि हमारे यहां पर नंबर ऑफ केसेस तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन आबादी के अनुसार वो अनुपात बहुत कम है और जितनी डेथ हुई है वो भी बहुत ही कम है। और जो अब रिकवरी हो रही है वो वी शेप्ड रिकवरी हो रही है। तो आप देख सकते हैं इन ग्राफ्स में कि जीडीपी पहले तेजी से गिरी लेकिन अब तेजी से उठ रही है, तो ये वी शेप्ड रिकवरी को सरकार काफी प्रमोट कर रही है। अब आते हैं हम इस साल के बजट की थीम पर। पिछले 3 साल से हर बार बजट की कोई ना कोई थीम रही है। इस बार थीम थी अनसरप्राइजिंगली आत्मनिर्भर भारत और नेशन फर्स्ट का संकल्प। और इस पूरे बजट को सरकार ने विभाजित किया है 6 अलग अलग कैटेगरीज में। तो 6 पिलर्स ऑफ द बजट आर health and well-being, physical and financial capital and infrastructure, inclusive development for aspirational India, reinvigorating human capital, innovation and R&D, minimum government and maximum governance। अब देखो ये सरकार का विभाजन है, कैटेगराइजेशन है। मैं आपको रेलेवेंट पॉइंट्स बताऊंगा अकॉर्डिंग टू एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस, जैसे हम ट्रेडिशनली पढ़ते आए, वो थोड़ा सा समझने में आसान रहता है। लेकिन आपको ये 6 पिलर्स के नाम जरूर मालूम होने चाहिए कि ये इस बार के बजट की थीम है, आत्मनिर्भर भारत। तो बात करते हैं सबसे पहले हेल्थ केयर की। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना एक बहुत ही एम्बिशियस स्कीम के रूप में लॉन्च करी जाएगी। 64,000 करोड़ रुपए का इसका बजट है और इसमें अगले 6 सालों में क्या टारगेट रखे गए हैं, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स डेवलप किए जाएं, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और उसके जो 5 रीजनल ऑफिसेस हैं उनको सुदृढ़ किया जाए, 17,000 रूरल और 11,000 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए जाएंगे। हालांकि ये वेलनेस सेंटर्स का कॉन्सेप्ट पिछले बजट में भी बताया जा चुका है। इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स होंगी हर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि जब कोविड-19 आया था उस समय टेस्टिंग लैब्स की बहुत कमी थी। हालांकि धीरे धीरे हर डिस्ट्रिक्ट में आ गई लेकिन शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो अब इंटीग्रेटेड लैब्स हर जिले के अंदर बनाई जाएंगी। कोविड-19 वैक्सीन के लिए सरकार ने इस साल के बजट में 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है ताकि देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके। ऑलरेडी 2 वैक्सीन रोल आउट हो चुकी हैं, 2 वैक्सीन और पाइपलाइन में है।
जो जाइडस की वैक्सीन है और उसके अलावा एक जो स्पुतनिक रशियन वाली वैक्सीन है, वो दोनों ऑलमोस्ट रोल आउट होने की तैयारी में है। आई थिंक मार्च तक हो जानी चाहिए। अगर सरकार को जरूरत पड़ी तो और पैसे भी दिए जा सकते हैं इस वैक्सीन के लिए। तो 35,000 करोड़ का बजट केवल कोविड-19 वैक्सीन के लिए रखा गया है। न्यूमोकोकल वैक्सीन जो अभी केवल 5 राज्यों में लगाई जाती है सरकार के खर्च पर, उसको पूरे देश में रोल आउट किया जाएगा। सरकार उसको स्पॉन्सर करेगी पूरे देश में और इससे 50,000 बच्चों की मौत एनुअली रोकी जा सकती है। नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बिल लाया जाएगा, जिसमें मेडिकल फील्ड में जितने भी अलाइड प्रोफेशंस हैं, चाहे वो जैसे नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, इन सभी को रेगुलेट किया जाएगा। हालांकि नर्सिंग के लिए एक अलग बिल आएगा जिसका नाम होगा नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल। बाकी जितने भी 56 अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस हैं जिनको सरकार रिकॉग्नाइज करती है, उन सबको एक नेशनल कमीशन के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा, विच इज अ गुड थिंग। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान को मिक्स करके मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया जाएगा। इसमें लक्ष्य ये होगा कि बच्चों में पोषण तत्व सही से पहुंचे, न्यूट्रिशनल कंटेंट सही से पहुंचे, डिलीवरी आउटकम वगैरह पे स्ट्रेस होगा और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनमें खास ध्यान दिया जाएगा। तो आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना को समराइज करके ये ग्राफिक यहां पर दिखा रहा है, आप इसको भी देख सकते हैं, फिर से रिवीजन के लिए ठीक रहेगा। अब भारत का हेल्थ बजट हमारे जीडीपी का बहुत ही छोटा हिस्सा होता है, ये कंप्लेन हमेशा से लोगों की रही है। जैसे कि पिछले साल बजट बढ़ाने के बावजूद 94,000 करोड़ रुपए करने के बावजूद वो 2% से भी ज्यादा नहीं हो पाया था। इट वुड हैव बीन 1.8% ऑफ द जीडीपी। लेकिन इस बार सरकार ने हेल्थ का बजट डबल से भी ज्यादा कर दिया है। 94,000 करोड़ से ये सीधा 2,24,000 करोड़ कर दिया गया है, विच इज एन इंक्रीज ऑफ 137%। तो डबल से भी ज्यादा इंक्रीज इस बार हुआ है हेल्थ के बजट में। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है, इसको आपको याद रखना है। 2,23,000 करोड़ का आंकड़ा भी और 137% की ग्रोथ को भी। अब आते हैं जल जीवन मिशन पर। तो 2019 में सरकार का फोकस बजट में सबसे ज्यादा इस मिशन पर था, जल जीवन मिशन पर। तो यहां पर अब अगले साल 2,87,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे कि पानी, पीने का पानी लोगों के घरों तक पहुंच सके। और इसमें यूनिवर्सल वाटर सप्लाई में 4,378 अर्बन बॉडीज शामिल होंगी। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की सुविधा करी जाएगी 500 अमृत प्रोग्राम वाले सिटीज में। और याद रखिएगा, जल जीवन मिशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अधीन आता है। स्वच्छ भारत मिशन के बाद अब सरकार अर्बन स्वच्छ भारत 2.0 मिशन लॉन्च करेगी। इसका बजट होगा आने वाले 5 सालों में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए। यहां पर फीकल स्लज मैनेजमेंट, यानी कि जो फीकल वेस्ट निकलता है उसको मैनेज करने के लिए प्लांट्स लगाए जाएंगे, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए प्लांट्स लगेंगे और मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट फ्रॉम अर्बन कंस्ट्रक्शन, इसके लिए भी अलग से सुविधा होगी। अभी तक क्या होता था, अर्बन कंस्ट्रक्शन यानी कि घर बार बिल्डिंग तो टूट कर वो सारा मलबा नदियों में, तालाबों में लोग डाल देते थे खुली जगहों पर। अब उसको प्रॉपर मैनेज करने के लिए फैसिलिटीज बनाई जाएंगी। वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए सरकार 2,200 करोड़ रुपए का बजट रखेगी, जिसमें कि 42 शहरों को शामिल किया जाएगा। तो इनमें जितने भी बड़े मेजर सिटीज हैं जहां पर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, उनको ये बजट दिया जाएगा ताकि वो एयर पॉल्यूशन से लड़ने के लिए नए मेजर्स को ला सकें। फिर व्हीकल फिटनेस टेस्ट में भी कुछ नई बातें जोड़ी गई हैं। अगर आपकी पर्सनल कार 20 साल से ज्यादा पुरानी है तो अब उसको एक ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पर ले जाकर फिर से उसकी फिटनेस की जांच होगी। अगर कमर्शियल व्हीकल्स हैं तो 15 साल में ये फिटनेस रिन्यू होगी। एक वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लाई जाएगी, जिसके तहत मान लो आपकी गाड़ी 14-15 साल पुरानी हो गई है तो आप उसको स्क्रैप कर सकते हैं और सरकार उस पर कुछ आपको इंसेंटिव दे सकती है। तो ये ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल्स को रोड से हटाने में मदद करेगा। वरना अभी क्या है, इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है। अगर आपने 20 साल गाड़ी चला ली तो आपके पास कोई खास ऑप्शन है नहीं, या तो उसको चलाते रहो या फिर उसको कबाड़ में दे दो, उसका कोई खास पैसा आपको मिलता नहीं है। अब आते हैं हम इंडस्ट्री पर। तो अगले 5 सालों में 1.97 लाख करोड़ रुपीस दिए जाएंगे इंडस्ट्री को फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। इससे भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में एक चैंपियन के रूप में उभरेगा। आत्मनिर्भर भारत का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे देश में कई नौकरियां क्रिएट होंगी। इसमें सबसे बड़ी स्कीम है, एक तो मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किए जाएंगे, जिससे कि टेक्सटाइल सेक्टर जो भारत में बहुत बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर है, उसमें नई जॉब्स आ सकें, नई मैन्युफैक्चरिंग एरियाज और साथ ही साथ नए लोग आ सकें। 60 टेक्सटाइल पार्क सेटअप किए जाएंगे आने वाले 3 सालों में, जिससे कि भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़ें। अगर आप इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को देखें तो ये भी हमें वी शेप की रिकवरी साफ तौर पर दिखाता है। तो ये दर्शाता है कि इंडस्ट्री रिकवर कर रही है। बाय सितंबर इंडस्ट्री रिकवर कर गई थी, नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गई थी, लेकिन अभी नवंबर में डेटा जो आया है लेटेस्ट, वो फिर से थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ था। तो खैर, अगर वो जीरो के आसपास भी है तो फिर रिकवरी तो हो ही रही है।
अब इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है इस साल सरकार के द्वारा। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिसकी घोषणा 2019 के अंत में करी गई थी, उस समय उसमें 4000 कुछ प्रोजेक्ट्स थे जिनको रखा गया था कि ये बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, इनको कंप्लीट करना है। अब यहां पर ऑलमोस्ट 7000 प्रोजेक्ट्स को इस एनआईपी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में डाल दिया गया है और इनकी फाइनेंसिंग के लिए, इनको तेजी से आगे बढ़ाने के लिए 3 काम किए जाएंगे। पहला, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स, यानी कि इनको फाइनेंसिंग के लिए सरकार कुछ इंस्टीट्यूशंस का गठन करेगी। मोनेटाइजिंग एसेट्स, बेसिकली जो सरकार के पीएसयूज हैं वहां से पैसा लिया जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू। और तीसरा, सरकार इनका शेयर बढ़ाएगी कैपिटल एक्सपेंडिचर का, यानी कि सरकार अपनी तरफ से ज्यादा पैसे देगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो भी बजट्स हैं उनमें। तो अगर आप एनआईपी प्रोजेक्ट्स को देखें सेक्टर वाइज, तो यहां पर सबसे बड़ा स्ट्रेस रहेगा एनर्जी सेक्टर प्रोजेक्ट्स पर, उसके बाद रोड प्रोजेक्ट्स हैं, फिर तीसरे नंबर पर अर्बन प्रोजेक्ट्स और फिर रेलवे प्रोजेक्ट्स। ये एनआईपी के प्रोजेक्ट्स हैं। ऑलमोस्ट 7000 है, मैं एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे भी याद नहीं है, 6800 कुछ होगा, इतने प्रोजेक्ट्स इस एनआईपी के अंदर इस वक्त हैं। ओके, तो अब यहां पर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को स्थापित किया जाएगा जो इनकी फाइनेंसिंग करेंगे इन प्रोजेक्ट्स की। ठीक है, इससे फाइनेंसिंग इनकी काफी सुधरेगी। वो नए नए तरीके बताएंगे कि आप यहां से पैसा उठा सकते हो, इस तरह से फाइनेंस कर सकते हो। तो बेसिकली सरकार तो अपनी तरफ से पैसा देगी और इन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा भी पैसा लाया जाएगा और इस इंस्टीट्यूशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए सरकार देगी। एम क्या है कि एक लैंडिंग पोर्टफोलियो बनाना है सरकार को 5 लाख करोड़ का आने वाले 3 सालों में। और ये 5 लाख करोड़ पैसा कहां इस्तेमाल होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स के लिए। कई एक्सप्रेसवेज हैं जिनको कंप्लीट कर दिया गया है, उनको एनएचएआई को अब ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो वहां से भी अब सरकार को पैसा मिलेगा। 7000 करोड़ के एसेट्स ऐसे हैं जिनको पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर किया जाएगा। रेलवेज के जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें कई सालों से पैसा जा रहा है, अब वहां से भी पैसा आएगा क्योंकि जल्द ही उनकी कमिश्निंग हो जाएगी। 2022 के मध्य में सरकार का टारगेट है कि फ्रेट कॉरिडोर चालू हो जाएंगे, स्पेशली द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर। आपको मालूम होना चाहिए वो कहां से कहां तक चलते हैं, तो इनसे भी अब सरकार को पैसा मिलेगा। एयरपोर्ट्स को भी प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा ऑपरेशंस मैनेज करने के लिए, यहां से भी सरकार के पास पैसा आएगा। जब ये घोषणा करी गई तो संसद में काफी हंगामा भी हुआ था इस वक्त बजट स्पीच के दौरान। इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर भी पिछले साल के मुकाबले 35% बढ़ाएगी। टोटल एलोकेशन रहेगा 5.5 लाख करोड़ रुपए। और ये सरकार के पास पैसे की कमी है, फिर भी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डालना चाह रही है, विच इज अ गुड साइन। अगर कोई प्रोग्राम, प्रोजेक्ट या डिपार्टमेंट अच्छा काम करते हैं और उनको और पैसे की भी जरूरत है तो 40,000 करोड़ रुपए का उसके लिए भी प्रावधान रखा गया है। 2 लाख करोड़ रुपए राज्यों और ऑटोनोमस बॉडीज को भी दिए जाएंगे एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। सड़क परिवहन की बात करें तो 8,500 किलोमीटर रोड प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स अगले साल तक, मार्च 2022 तक सरकार अवार्ड कर देना चाहती है, यानी कि प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट करवा देना चाहती है। 11,000 किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए अंडर द भारत माला परियोजना प्रोजेक्ट। तो पर डे जो रोड्स कंस्ट्रक्ट हो रही हैं उसका आप देखिए आंकड़ा बढ़ता गया था। 2019 तक 30 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवेज कंस्ट्रक्ट हो रहे थे, थोड़ा सा 2020 में ये कम हुआ है और अब ये 22 के आसपास रहेगा, ऐसा अनुमान है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ब्रॉडगेज रूट्स जो हैं उनको 2023 तक 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को 1,18,000 करोड़ रुपए बजट में दिए गए हैं। इसमें से 1 लाख करोड़ तो केवल कैपिटल के रूप में है, जो आज दिन तक का हाईएस्ट है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जून 2022 तक चालू हो जाने चाहिए। और इसके अलावा भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिनमें मोस्टली जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं वही हैं, उनका जिक्र किया गया था। ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स 8-10 सालों से चर्चा में है, इसलिए मैं उनको यहां पर अगेन रिपीट नहीं कर रहा हूं। लोकल बस ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 18,000 करोड़ रुपए बजट में रखे गए हैं और यहां पर इनोवेटिव पीपीपी मॉडल्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि प्राइवेट प्लेयर्स इन बस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स को फाइनेंस करें, इनको ऑपरेट करें और 20,000 बसेस इसके तहत चलाए जाने का टारगेट है। रेलवेज की बात करें तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेल ब्रॉड गेज रूट्स बाय 2023 दिसंबर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना, ये याद रखने लायक पॉइंट है। 2023 दिसंबर तक पूरी तरह से ब्रॉड गेज लाइंस को इलेक्ट्रीफाई कर देने का टारगेट है। उसके अलावा इंडिजिनसली डेवलप्ड, यानी भारत में डेवलप्ड एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम लागू किया जाएगा जिससे एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। रेलवेज को भी ऑलमोस्ट हाईवेज जितना पैसा मिला है, 1,10,000 करोड़, जो अगेन एक रिकॉर्ड है, अभी तक हाईएस्ट पैसा दिया गया है किसी भी बजट में। उसके बाद निर्मला जी ने मेट्रो ट्रेन्स के बारे में काफी जिक्र किया कि मेट्रो लाइट और न्यू मेट्रो टेक्नोलॉजीज को डिप्लॉय किया जाएगा। कई शहरों में मेट्रो रेल सिस्टम चालू किए जाएंगे, ऑलरेडी कई जगह प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन अब टियर 2 सिटीज
और पेरिफेरल एरियाज ऑफ टीयर 1 सिटीज में नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। ये मेट्रो लाइट ट्रेन जो हैं, इनका खर्चा कम आता है, लेकिन इनमें सुविधा और इनका जो एक्सपीरियंस है वो नॉर्मल मेट्रो टेक्नोलॉजी जैसा ही होता है। तो पिछले साल जहां बजट में 6,500 करोड़ रुपए मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए रखे गए थे, इस बार 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। 3 गुना बजट बढ़ गया है मेट्रो प्रोजेक्ट्स का। पोर्ट्स यानी कि बंदरगाहों में भी 7 प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे पीपीपी मोड में। यहां से प्राइवेट प्लेयर्स को लाया जाएगा इनको ऑपरेट करने के लिए, और 2,000 करोड़ रुपए इस तरह से सरकार को मिलेंगे। अब यहां पर देखो क्या है कि अगेन कुछ कंपनीज जैसे कि अडानी मार्केट लीडर्स हैं, तो अगेन ये जब घोषणा हुई तब भी लोग अडानी अडानी चिल्लाने लगे थे पार्लियामेंट में। पर इससे होगा क्या कि देखो जो पोर्ट्स का ऑपरेशंस है वो थोड़ा सा बेहतर होगा, और प्राइवेट पार्टनर आने से पोर्ट के ऑपरेशंस भी सुधर सकते हैं। और एक और नई स्कीम सरकार लॉन्च करेगी प्राइवेट मर्चेंट शिप्स को भारत में रजिस्टर करने के लिए। जनरली क्या होता है कि शिप्स वहां पर रजिस्टर करे जाते हैं जहां पर टैक्स बहुत कम होता है, जैसे पैनामा एटसेट्रा, लेकिन अब सरकार भारत में इनको रजिस्टर करवाना चाहती है। फिर भारतीय शिपिंग कंपनीज को 1624 करोड़ रुपए का सब्सिडी सपोर्ट दिया जाएगा मंत्रालय और पीएसयूज के द्वारा आने वाले 5 सालों में, 1 साल में नहीं। फिर बात करें हम एनर्जी की, तो एनर्जी में सरकार एक ऐसा फ्रेमवर्क लाना चाहती है जिससे कंज्यूमर्स के पास ऑप्शन हो कि आप चाहें तो इससे बिजली ले लें, आप चाहें तो उससे बिजली खरीद लें। तो मल्टीपल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में जनता के पास ऑप्शन होना चाहिए कि जिसका नेटवर्क बेहतर है, जिसकी सर्विस अच्छी है, उनसे हम बिजली खरीद सकें। रिवैम्प्ड रिफॉर्म्स बेस्ड रिजल्ट लिंक पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम टू बी लॉन्च्ड। बेसिकली पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर एक स्कीम लाई जाएगी ताकि वो उसको थोड़ा और बेहतर बना सके, और इसका आउटले होगा 3 लाख करोड़ रुपए आने वाले 5 सालों में। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो कि बहुत बड़े घाटे में जाती है, इनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, वरना ये कंपनियां डूब जाएंगी, अंदर की बात ये है। फिर नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पहली बार जिक्र किया गया है। नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लॉन्च किया जाएगा जिससे हाइड्रोजन को ग्रीन पावर सोर्सेज से जनरेट किया जा सके। अभी क्या प्रॉब्लम है कि हाइड्रोजन को जनरेट करते हैं तो उसी में एक बहुत बड़ा कार्बन फुटप्रिंट आ जाता है उसका, तो ये प्रॉब्लम से निपटने के लिए ये एनर्जी मिशन लॉन्च किया जाएगा। उज्ज्वला योजना, जो कि मोदी सरकार की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम्स में से एक है, ऑलरेडी 8 करोड़ लोगों को बेनिफिट दे चुके हैं। इसमें अब टारगेट बढ़ाकर 1 करोड़ और लोगों को जोड़ने का टारगेट लिया गया है। 100 डिस्ट्रिक्ट्स में गैस डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी पाइपलाइन के माध्यम से। तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है उसमें 100 और डिस्ट्रिक्ट आने वाले 3 सालों में ऐड किए जाएंगे। एक इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर स्थापित किया जाएगा जिससे कि गैस कंपनीज को काफी सहूलियत होगी। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 1,000 करोड़ रुपए पैसे डाले जाएंगे, और आईरीडा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है उसको 1,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे ताकि ग्रीन एनर्जी सेक्टर और बूस्ट हो सके। अब बात करते हैं बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से संबंधित। तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 को अमेंड करके एक बहुत बड़ा बदलाव लाया जा रहा है। एफडीआई लिमिट को बढ़ाया जाएगा इंश्योरेंस में 49 से 74% तक। तो पहले ये रूल था कि बाहर की कंपनीज मैक्सिमम 49% ओनर हो सकती थी, तो जैसे बजाज अलियांज है तो अलियांज उसमें 49% तक ही अपना स्टेक रख सकता था, अब वो 74% तक अपना स्टेक बढ़ा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है एफडीआई लिमिट का बढ़ाना इंश्योरेंस सेक्टर में। इससे फॉरेन ओनरशिप्स भी हो सकती है और उनके लिए कुछ सेफगार्ड जरूर रखे जाएंगे, लेकिन अब फॉरेन कंपनीज इंश्योरेंस कंपनीज को भारत में ओन कर सकती है। एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी स्थापित करी जाएगी जिससे वो कंपनीज जो अपना लोन नहीं चुका पा रही उनको टेक ओवर करके, उनको कंसोलिडेट करके अगर उनके एसेट्स को बेचना है, जैसे भी उसको बेस्ट तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है, वो काम ये कंपनी करेगी। बैंक में जब लोग अपना पैसा जमा कराते हैं तो उसमें अभी 1 लाख तक का इंश्योरेंस होता है। मान लो कि बैंक फेल हो गया, आपके खाते में पड़े थे 2 लाख रुपए और बैंक डूब गया, तो आप 1 लाख रुपए तक इंश्योर्ड थे। आपके 2 लाख में से केवल 1 लाख रुपए वापस आते थे। लेकिन जो पिछले 1 सालों में कई सारे बैंक्स के साथ ये हुआ है तो लोगों ने डिमांड करी कि इसको सुधारा जाए, तो अब 5 लाख रुपए तक ये कवर बढ़ाया जाएगा। तो मान लो आपके खाते में 6 लाख रुपए पड़े थे, बैंक डूब गया, तो आपको 5 लाख रुपए अपने वापस मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, डिपॉजिटर्स को थोड़ी मन की शांति भी मिलेगी और उनको तुरंत एक्सेस मिल जाए अपने फंड्स का। इसके लिए भी कुछ प्रावधान बनाए जाएंगे। अगली घोषणा ये थी कि सरफेसी एक्ट 2002 के तहत डेट रिकवरी पहले 50 लाख तक के लोन के ऊपर ही हो सकती थी। मिनिमम लोन साइज 50 लाख होना चाहिए। तो होता क्या था कि मान लो कोई 48 लाख रुपए का लोन लेकर गबन कर गया तो उसके खिलाफ सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती थी, लेकिन अब ये लिमिट घटाकर 20 लाख कर दी गई है। तो अगर आप भारत के अगले बैड बॉय बिलियनर बनना चाहते थे, 48 लाख का लोन लेकर गबन करना चाहते थे, तो ऐसे सपने संजोना बंद कर दीजिए। आपके खिलाफ सरफेसी एक्ट में कार्रवाई होगी और ये बहुत अच्छा खासा तगड़ा एक्ट है। लेकिन ये रूल किसके लिए है? उन एनबीएफसीज के लिए जिनका एसेट साइज कम से कम 100 करोड़ रुपए है। सेबी एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन,
एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट, इन सभी कानूनों को एक करके सिंगल बनाकर रैशनलाइज कर एक सिक्योरिटीज मार्केट कोड लाया जाएगा, ताकि मार्केट में किसी तरह की धांधली ना हो, अगले हर्षद मेहता अपने स्कैम ना कर पाए। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए एक इन्वेस्टर चार्टर भी लाया जाएगा। परमानेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क स्थापित किए जाएंगे ताकि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे इवन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ स्ट्रेस। गोल्ड एक्सचेंजेस को रेगुलेट करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा, जिसमें अभी के लिए तो सेबी एक रेगुलेटर का काम करेगी, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि हो सकता है आने वाले सालों में इसके लिए एक अलग एजेंसी बना दी जाए। लेट्स सी। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को स्ट्रेंथन किया जाएगा। अब बात करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट की। तो सरकार ने पिछले बजट में बहुत बड़े बड़े एस्टिमेट्स रखे थे डिसइन्वेस्टमेंट के। 2,10,000 करोड़ का टारगेट था। हो कितना पाया? अक्टूबर तक तो 20,000 करोड़ हुआ था। हो सकता है मार्च तक आते आते 50,000 करोड़ पहुंच जाए, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता हो पाएगा। हाँ, अगर LIC का IPO आ गया मार्च के पहले तो फिर जरूर 1 लाख करोड़ अकेले उसी से आ जाएंगे। LIC IPO अपने आप में 1 लाख करोड़ का होगा, ऐसा अनुमान है सभी लोगों का। इस साल का टारगेट क्या है? 1,75,000 करोड़ रुपए का टारगेट है डिस इन्वेस्टमेंट से। 2021-22 का मैं बता रहा हूं। तो पिछले साल के टारगेट तो अभी पूरे हो नहीं पाए। इस साल का टारगेट 1,75,000 करोड़ रुपए रखा गया है। उसमें भी मेन टारगेट क्या है? एक तो IDBI में डिसइन्वेस्टमेंट होगा, 2 सरकारी बैंकों में और 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी, और LIC का IPO तो पक्का आना ही है क्योंकि ये तो पिछले बजट में ही अनाउंस हो गया था। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए एक पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसको अप्रूव भी कर दिया गया है। कंपनीज से संबंधित कुछ अनाउंसमेंट्स थे, जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013 में स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन को चेंज किया जाएगा। जिस कंपनी का पेड अप कैपिटल 2 करोड़ तक का है और टर्नओवर 20 करोड़ तक का है, अब वो स्मॉल कंपनी के अंडर में आएगी। इससे 2 लाख कंपनियों को भारत में फायदा होगा। बेसिकली जब आप स्मॉल कंपनी में आ जाते हैं तो आपको रेगुलेशंस कम और कंप्लायंसेस कम फॉलो करने पड़ते हैं कंपेयर टू दी लार्जर कंपनीज। ठीक है, तो थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी इन 2 लाख कंपनीज के लिए। स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को प्रमोट करने के लिए सरकार बहुत सारे इंसेंटिव्स लेकर आएगी और 1% कंपनी के कॉन्सेप्ट को भी चालू किया जाएगा। एक व्यक्ति से भी कंपनी चालू हो सकती है। ये OPC का कॉन्सेप्ट अब लाया जाएगा। NRIs भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी OPC। मान लो कोई व्यक्ति अमेरिका में रहता है, भारत में कंपनी चालू करना चाहता है, तो वो केवल अपने नाम से 1% कंपनी चालू कर सकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया जाएगा, करा जा भी रहा है पिछले 5 सालों से, अब और ज्यादा उसको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। अगर हम बात करें GII रैंक की, यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो उसमें भारत पहली बार 2020 में टॉप 50 के अंदर आ पाया था। रैंक क्या थी, क्या आप मुझे बता सकते हो? एग्जैक्ट रैंक भारत की बतानी है। तो ये बताता है कि भारत में ये जो कंपनीज में इनोवेशंस हो रहे हैं, इससे फायदा हो रहा है, हमारी रैंकिंग सुधर रही है। जहां तक डायरेक्ट टैक्स की बात थी तो इस बार कोई बड़ा बदलाव आया नहीं। पिछली बार टैक्स स्लैब में चेंजेस लाए गए थे, तो ऑफकोर्स इस साल तो आने नहीं थे। हाँ, लोग ये जरूर उम्मीद रख रहे थे कि थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा। आधे लोग तो, नौकरी पेशा लोग तो इसीलिए बजट देखते हैं कि क्या रिलीफ मिलता है। खैर, उनके लिए कोई रिलीफ नहीं था। हाँ, एक सहूलियत सीनियर सिटीजन को दे दी गई है। 75 साल से अगर ज्यादा आपकी उम्र है तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक अच्छा कदम है 75 अबव एज वाले लोगों के लिए। उसके अलावा दूसरे नौकरी पेशा लोगों के लिए कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जो भी स्लैब्स लास्ट ईयर के बजट में मेंशन किए गए थे, इस बार वो ऑप्शन रहेगा। न्यू स्कीम के तहत आप उसमें भी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। डिफेंस की बात करें तो डिफेंस का मामला इस बार थोड़ा ठंडा था, और होता भी क्योंकि सारा पैसा तो हेल्थ में चला गया। तो डिफेंस का एलोकेशन इस बार 4,78,78,000 करोड़ था, जिसमें कि पेंशन को अगर आप हटा दो तो 3.62 लाख करोड़ रुपीज ये रहता है। तो ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, डिफेंस में बहुत ही हल्की बढ़ोतरी थी। और मॉडर्नाइजेशन के लिए जरूर पैसा बढ़ाया गया है, 1,35,000 करोड़ किया है, पर वो बस डिफेंस के अंदर ही इधर से उधर पैसा करके इस बजट को बढ़ाया गया है। बेसिकली ये वाला जो बजट है, इसमें बहुत इंक्रीज नहीं हुआ है। अब आते हैं एग्रीकल्चर पर। कुछ आंकड़े स्पेसिफिकली फार्म लॉज वाले प्रोटेस्ट को थोड़ा सा टेम्पर करने के लिए सरकार ने बजट में प्रस्तुत किए। तो यहां पर बताया गया कि वीट फार्मर्स को कितना पैसा सरकार ने दिया है एज पार्ट ऑफ MSP। तो जहां 2013-14 में 33,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, वहां पर अब 75,000 करोड़ रुपए इस साल यानी 2021 में दिए जाएंगे। पिछले साल 62,000 करोड़ था यह आंकड़ा। चावल के किसानों को जहां 63,000 करोड़ दिया जाता था पहले 2014 तक 14 वाले ईयर में, अब वो 1,41,000 करोड़ पहुंच चुका है फॉर 1920, और इस साल रहेगा 1,72,000 करोड़। और चावल में दालों में भी ये आंकड़ा काफी बढ़ गया है, कई गुना बढ़ गया है इनफैक्ट। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट को 16.5 लाख करोड़ रुपए पहुंचाना सरकार का टारगेट है, और इसमें भी फोकस रहेगा मेनली एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, यानी कि जो खेती के साथ अलाइड सेक्टर्स हैं उनमें क्रेडिट ज्यादा जाए, ये फोकस रहेगा। ऑपरेशन ग्रीन, जिसका अनाउंसमेंट 2 साल पहले के बजट में किया गया था,
उसमें केवल 3 क्रॉप्स थे पहले, टमाटर, प्याज और आलू। अब उसमें 22 क्रॉप्स को शामिल कर लिया गया है, 22 मोर पेरिशेबल क्रॉप्स। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 30,000 करोड़ से 40,000 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया जाएगा। माइक्रो इरिगेशन फंड जो ऑलरेडी 5,000 करोड़ का था, उसमें 5,000 करोड़ और ऐड किए जाएंगे। 1,000 मंडियों को ई नाम के साथ जोड़ा जाएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उपलब्ध करवाए जाएंगे एपीएमसीज को, ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को, अपनी आधारभूत सुविधाओं को बढ़ा सकें। पीएम किसान योजना का जो पिछले साल का बजट एस्टिमेट था वो एक्चुअली में खर्च हो गया है, तो ये एक अच्छी बात है। डेयरी और फिशरी की बात करें तो लगातार यहां पर प्रोडक्शन इंक्रीज होता जा रहा है। लेबर सेक्टर में इस बार कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं थी। हाँ, एक पोर्टल जरूर बनाया जाएगा जहां पर गिग वर्कर्स को कहां पर जॉब मिल सकेगी इसके बारे में जानकारी होगी, उनका रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये गिग इकोनॉमी क्या होता है कि जो व्यक्ति एक जगह पर नौकरी नहीं करता, डिपेंडिंग ऑन द जॉब वो चेंज करता रहता है अपनी लोकेशन या जॉब, तो जो लेबर है वहां पर उसको कहां जॉब मिल सकती है, कहां पर जॉब्स अवेलेबल हैं, उसके लिए पोर्टल बनाया जाएगा। और इससे अल्टीमेटली हेल्थ, हाउसिंग, स्किल, फूड, क्रेडिट, इंश्योरेंस स्कीम्स, इन सब के लिए पॉलिसीज बनाई जाएंगी। मनरेगा का जो बजट है वो पिछले साल एस्टिमेटेड क्या था, 73,000 करोड़, लेकिन वो हो कितना गया है, 1,11,000 करोड़, क्योंकि मनरेगा को बूस्ट दिया गया था कोविड लॉकडाउन के वो जो मेजर्स थे उनमें। एजुकेशन में 15,000 स्कूल्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा, क्वालिटेटिवली स्ट्रेंथन किया जाएगा अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। हायर एजुकेशन कमीशन, जिसकी बात कई सालों से चल रही है, उसको फाइनली स्थापित करने की घोषणा करी गई है। हायर एजुकेशन कमीशन पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसे जरूर देखिएगा। लेह में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित करी जाएगी ताकि हायर एजुकेशन लद्दाख के छात्रों के लिए उपलब्ध हो। 35,000 करोड़ रुपए अलॉट किए जाएंगे आने वाले 6 सालों में शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के लिए। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो ट्राइबल एरियाज में बनाए जाते हैं उनके लिए पर स्कूल बजट 20 करोड़ से बढ़ाकर 38 करोड़ कर दिया गया है। और इसमें भी जो हिली एरिया या बहुत ही मुश्किल हालात वाले एरिया में स्कूल है उसको 48 करोड़ रुपए पर स्कूल दिए जाएंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का आउटले बढ़ाकर 50,000 करोड़ करा जाएगा आने वाले 5 सालों में, और इससे रिसर्च इकोसिस्टम को काफी बढ़ावा मिलेगा। नेशनल प्रायोरिटी थ्रस्ट एरियाज आइडेंटिफाई किए जाएंगे और उन एरियाज में फंडिंग ज्यादा होगी। नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन शुरू किया जाएगा। भारत की सरकार द्वारा शिक्षा पर किया जाने वाला खर्च एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी 3% के नीचे रहता था अभी तक, इस बार वो 3.5% पहुंच जाएगा। 3700 करोड़ रुपए डिजिटल सेंसस के लिए दिए गए हैं। जो इस बार का सेंसस होगा वो कंप्लीटली डिजिटल होगा। गोवा जो कि 50 साल पूरे करेगा पोर्चुगीज से आजादी मिलने की, उसके सेलिब्रेशन के लिए 300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वेस्ट बंगाल और असम में चाय बागानों में काम करने वाले लोगों के बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपए का एक वेलफेयर फंड स्थापित किया जाएगा। एक स्पेशल स्कीम के थ्रू ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। साइंस के क्षेत्र में डीप ओशन मिशन को 4,000 करोड़ रुपए अलॉट किए जाएंगे आने वाले 5 सालों में, जिससे गहरे समुद्र में, डीप ओशन में एक्सप्लोरेशन किया जाएगा। ओशन बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए काम किया जाएगा। स्पेस मिशंस में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड PSLV C51 का लॉन्च करेगा और गगनयान मिशन में पहला अनमैन्ड लॉन्च होगा इस साल के अंत में, दिसंबर 2021 में। जो हमारे गगन नॉट्स हैं वो इस साल यात्रा नहीं करेंगे, वो 2022 में जाएंगे स्पेस में। फाइनली विभिन्न मंत्रालयों के जो एलोकेशंस हैं वो यहां पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इनको मैं पढ़कर नहीं बोलूंगा, आप पॉज करके इनको देख सकते हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। और अगर आपको टेलीग्राम से इसका PDF डाउनलोड करना है तो महिपाल राठौड़ मेरा ID है टेलीग्राम चैनल का। हैव अ ग्रेट डे।